अच्छा, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका मोमेंटम का क्वेश्चन नंबर 1। बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके अक्टूबर नंबर 17 के पेपर 23 का, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब हम लोग करते हैं तो हमें बेसिकली ये बताना होता है कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? दैट मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये अच्छा है अगर आप लिख दें तो आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है जी। ओके, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन आप लिख सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन ये एडिशनली ठीक है, और बाकी अगर आपने नहीं भी लिखा हुआ तब भी कोई इशू नहीं है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2 कह रहा है कि अ बॉल ऑफ mass a ball moves with initial speed v along the horizontal frictionless surface, और फिर वो कर रहा है आपके पास horizontal frictionless surface towards the stationary ball b। फिगर इसके ऊपर इसके पास वो है कुछ वैल्यूज हैं। मैस इसका गिवन है 4 kg एंड द मैस बॉल ऑफ बी का जो मैस है दैट इज 12 kg। इनिशियल पाथ ऑफ द बॉल इज दिस एंड फाइनल पाथ के ये स्कैटर्ड हो गए। तो पहले तो मैं डायग्राम में आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ कि बेसिकली इन दिस डायग्राम मोमेंटम्स आर मोमेंटम बिफोर कोलिजन आपके पास क्या है, बिफोर कोलिजन ये है हमारा हिस्सा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है दिस ऑल इज एक्चुअली आफ्टर कोलिजन, ठीक है जी बेटा। यस सर। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन में आप देख लें कि आफ्टर कोलिजन में हमने क्या फिजिक्स लगानी है। अब बिफोर कोलिजन आपके पास सारे का सारा मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस है। मोमेंटम आपका कहाँ पे है? सारे का सारा अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास मोमेंटम है, वाई एक्सिस के अलोंग हमारा मोमेंटम 0 है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि अलोंग वाई एक्सिस मोमेंटम इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग आप अगर इसको रिजॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट दीज टू कंपोनेंट्स। ये आपके पास हो जाएगा 4 × 6 का साइन थीटा, और ये आपके पास हो जाएगा 4 × 6 का cos थीटा। इज इट? एम आई राइट? ओके, यस उसके सर। बाद आपके पास आ जाता है, आप अगर इसको रिजॉल्व करेंगे इस वाले हिस्से को तो यू विल गेट 12 × 3.5, 12 × 3.5 cos थीटा, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा इट वुड बी 12 × 3.5 साइन थीटा। सही है, थीटास गिवन है सारे के सारे। अब आपने इसको क्या कर दिया? रिजॉल्व कर दिया। अब आप आइए वापस, कह रहा है कि अ बॉल ऑफ मैस 4 kg एंड बॉल बी हैज मैस 12 kg, फिगर आपके पास गिवन है। by consideration of the components of the momentum at right angle to the direction of initial path of ball A, calculate theta। अपने थीटा कैलकुलेट करना है। तो अगर आप देखें तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0, सॉरी दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स v। हमें इसकी इनिशियल स्पीड बॉल ए हैज वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड आफ्टर कोलिजन, ओरिजिनल स्पीड हमारे पास नहीं गिवन, तो इसका मतलब हम एक्स एक्सिस के मोमेंटम की बात नहीं कर सकते, ठीक है। 4v है बस हमारे पास विच इज नॉट सफिशिएंट। तो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे किसको? वी विल यूज फॉर वाई एक्सिस। हम लोग मोमेंटम कौन सा यूज करेंगे? वाई वाई एक्सिस के लिए। तो वाई एक्सिस के लिए मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equals to momentum after collision, ऐसे ही है ना। For y axis momentum before collision is equals to 0 and momentum after collision is m1 v1 sin of theta 1 minus m2 v2 sin of theta 2। क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको उठा के आप इस साइड पे लेके जाइए तो यू विल से m1 v1 sin of theta 1 is equals to m2 v2 साइन ऑफ थीटा 2। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे तो आप बताइए आपकी कैलकुलेशंस क्या आएंगी।
आपको चाहिए थीटा, तो m आपका 4 kg है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 6 है, और साइन ऑफ थीटा कर लीजिए, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू m2 आपके पास 12 kg एंड इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड उसकी 3.5 है, और इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी? साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू 12 टाइम्स 3.5 टाइम्स साइन 30 डिवाइडेड बाय 24, और थीटा आपके पास इस सारे का इन्वर्स आ जाएगा। सही है, मैं इस सारे को यूं लिख देता हूँ कि थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ दिस ऑल। तो आप वैल्यूज कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हैं? 61 डिग्री। 61 डिग्रीज, ठीक है। तो ये आपका एंगल कितना आ गया? 61 डिग्री। सर वैसे जो क्वेश्चन तो हमें उससे रिजॉल्व करने से भी नजर आ रहा है। क्या चीज? ये जो इक्वेशन आपने बनाई है m1v1 sin थीटा इज इक्वल टू m2v2 sin थीटा, तो ये जो एक्स एक्सिस पे आपने रिजॉल्व किया है ये वहां से नजर आ रहा है। हाँ, ये यहाँ से नजर आ रहा है ना कि आपको बेसिकली जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर इसका जो मोमेंटम बिफोर कुलियन हो जाएगा वो हो जाएगा 4v प्लस 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 कॉस थीटा प्लस 12 इंटू 3.5 कॉस 30, ठीक है ये, और ये भी क्योंकि 30 है आपके पास साइन 30। तो वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास मोमेंटम नजर आ रहा है कि ये मोमेंटम आपका आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है दैट इज अपोजिट टू ईच अदर, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? नेगेटिव यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं इसको? नेगेटिव नेगेटिव। यूज। ठीक है, बात समझ आ गई? सर मैं ये था कि हम इसे फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, वो इक्वल टू जीरो करके वो लिखते कि तो जरूरत नहीं है ना। हाँ, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हो गया, फिर आपको ये बोल रहा है कि यूज योर आंसर इन वन टू शो द इनिशियल वेलोसिटी v ऑफ द बॉल a इज 12 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है वो ये गिवन नहीं थी हमारे पास, लेकिन अब हमारे पास क्योंकि एंगल आ गया है, तो अब ये सारी की सारी कैलकुलेशंस हमारी किससे आएंगी? फ्रॉम एक्स एक्सिस। किससे आएंगी? फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में आपको पता है कि आप अगर यूज नहीं कर रहे, मतलब इक्वेशन नहीं यूज कर रहे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा 2 मार्क्स है, लेकिन मैं क्योंकि आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 कॉज ऑफ थीटा 1 प्लस m2v2 कॉज ऑफ थीटा 2। आपको इसके नंबर नहीं मिलेंगे एडिशनल, बट यू हैव टू जस्ट कंसिडर इट के आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये आपके पास 4 इंटू वी प्लस 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 इंटू कॉज ऑफ 61, क्योंकि अभी आपके पास एंगल आ गया 61, प्लस 12 इंटू 3.5 इंटू कॉज ऑफ 30। इस सारे को सॉल्व कर रहे हैं और v की वैल्यू यहाँ से निकालें अगर हम, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 24 cos 61 प्लस 42 cos 30 डिवाइडेड बाय 4। ये स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करें और आपके पास आंसर आना चाहिए 12 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, फिर कह रहा है कि बाय कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जीज स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द कोलिन इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। तो आपके पास यहाँ पर इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे आप? आपने एनर्जीज की कैलकुलेशन करनी है, एनर्जीज की कैलकुलेशन का काइनेटिक एनर्जीज की कैलकुलेशन करनी है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2, यानी बिफोर कोलिन मस्ट बी इक्वल टू आफ्टर कोलिन। अगर आपके पास ये बराबर आ रही है तो इसका मतलब है कि इलास्टिक है, अदरवाइज नहीं है। तो आप सबसे पहले ke1 कैलकुलेट करेंगे, तो इट वुड बी 1/2 4 इंटू 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 288 जूल्स, ये हो गई, ठीक है। ये आपके पास हो गई काइनेटिक एनर्जी बिफोर कुलियन, ठीक। अब आप ke2 कैलकुलेट करेंगे, तो ke2 इज बेसिकली 1/2 m1v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे क्योंकि एंगल्स की जरूरत नहीं है, काइनेटिक एनर्जी दोनों के हमारे पास वैल्यूज गिवन है, तो 1/2 m आपके पास 4 है, और इसकी जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन 6 का स्क्वायर प्लस 1/2
दूसरे का मैथ आपके पास 12 है और इसकी स्पीड आपके पास कितनी आ गई थी 3.5 का स्क्वायर। ये ज़रा दोनों कैलकुलेशंस करें। शाबाश, कैलकुलेटर है? ये सर 145.5 आता 145.5 ke2। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने काइनेटिक एनर्जीज के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये देखा कि एज ke2 इज लेस देन ke1 या काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। पहली कैलकुलेशन चेक कर लो, यही आंसर आता है। ये सर यही आता After collision is less than kinetic energy before collision, ठीक है। So it is inelastic, ठीक है जी। तो ये आपके पास कोलिजन के लिए ये कॉन्सेप्ट हो गया। ये बात क्लियर है सब? जी सर क्लियर। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो ओके अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी ये वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपने क्या करना है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपने स्टेट करना है। तो क्या स्टेटमेंट होगी इसकी? an object attracts to base rest and an object in motion obeys its motion unless acted upon by an external. यस एग्जैक्टली, कि an object remains at rest or moves with constant uniform velocity until a resultant external force acts upon it, ठीक है। तो an object remains at rest or moves with uniform velocity until an external resultant force acts on it. Resultant force acts on it। अच्छा, फिर आपके पास एक कंडीशन उसने दे दी है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए ऑफ mass 100 gram is moving in a straight line with a velocity of 0.6 meter per second to the right, and an object B has mass of 200 gram is moving in the same straight line as an object A with the velocity of 0.8 meter per second to the left as shown in the figure। ये आपके सारी डायग्राम गिवन है। कह रहा है ऑब्जेक्ट ए इज ए एंड बी कोलाइड, ऑब्जेक्ट ए मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड टू द लेफ्ट, ठीक है, 0.4 मीटर पर सेकंड टू द लेफ्ट। इसका मतलब ये होगा कि नाउ इट इज गोइंग टू रिवर्स इट्स वेलोसिटी। तो जब ये वेलोसिटी को रिवर्स करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स करेगा, तो ये हमें -0.40 मीटर पर सेकंड इसको लगाना पड़ेगा। तो इट इज योर u1, इट इज योर u2। u2 भी आपके पास नेगेटिव है, v1 भी आपका नेगेटिव है। तो वो बोला कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ b आफ्टर कोलिजन। तो आपने v2 निकालना है। अब अगर v2 आपका पॉजिटिव आया तो इसका मतलब इट इज मूविंग इन दिस वे, अगर v2 आपका नेगेटिव आया तो इसका मतलब इट इज मूविंग इन दिस वे, ठीक है। तो अगर हम लगाते हैं इसके ऊपर लॉ ऑफ मैग्नीट्यूड मीन वेलोसिटीज का लॉ लगाते हैं, तो आप बताइए कैसे इसको हम लोग हैंडल करेंगे। m1 u1 प्लस m2 u2, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अगर हम लोग लगाएं तो इट कैन बी m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स m1 v1 प्लस m2 v2। आप रूल बिल्कुल ऐसे ही लगाइए, फिर आप वैल्यूज पुट कर लें। अब 100 ग्राम है, कन्वर्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 100 टाइम्स u1 की वैल्यू कितनी है 0.6 माइनस, मैंने बोला यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये आपके पास है जी 200 टाइम्स 0.8। ये आपके पास इनिशियल मोमेंटम हो गया, और फाइनल मोमेंटम के लिए उसने ये बोला हुआ है
ये जो आपका 100 ग्राम का बॉडी है, इट वुड मूव विद नेगेटिव 0.40 मीटर पर सेकेंड स्पीड, प्लस m2 आपके पास 200 है, m2 आपका कितना 200 है, और v2 आपने फाइंड करना है। तो इसके लिए कैलकुलेशंस अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v2 कैलकुलेट करके देंगे आप मुझे? जी सर। यस, v2 की कैलकुलेशंस करिए। आया आंसर -0.3। कितना? -0.3। यस, 0.3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी आपका टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है अभी भी विद अ स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ गए हो? जी सर। नेगेटिव। फिर कह रहा है कि द कोलिजन बिटवीन ए एंड बी इज इनइलास्टिक, एक्सप्लेन हाउ द कोलिजन इनइलास्टिक एंड स्टिल ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस पे जरा आप कमेंट्स कर सकते हैं कि जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। हाँ हाँ बोलिए। इस पे तो ये होगा ना कि जो इलास्टिक कोलिजन होती है उसकी जो होती है क्या कहते हैं, टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो बल्कि सर वो तो हर चीज ओबे नहीं करती। Yes, excellent. Law of conservation of energy is conserved all the times. लेकिन जो इनइलास्टिक कोलिजन्स होते हैं उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉलो नहीं करता। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, या एनर्जी इज कंजर्व्ड, आप ऐसे लिख देते हो, एनर्जी इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, इज नॉट कंजर्व। तो अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी कंजर्व नहीं है, सो द कोलिजन इज इनइलास्टिक, कोलिजन इज इनइलास्टिक। बात समझ आ गई कि अगर आपके पास जी सर। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है तो आपका कोलिजन इनइलास्टिक है, इलास्टिक नहीं है। सही, क्लियर है बात? जी ओके सर, क्लियर। ओके। उसके बाद आपको ये बता रहा है स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैंने इसके एमसीक्यूज कराए आपको नहीं? अभी हाल से शायद किए हुए हैं। ओके हाँ शायद, देख लेना अगर दोबारा, वैसे मैं चेक भी कर लूँगा। स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपका क्या है? फोर्स रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम। यस, ये एग्जैक्टली हमने ऐसे लिखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू द resultant force, equal to the resultant force। ठीक हो गया? जी ओके फिर वो कह रहा है कि अ कांस्टेंट रिजल्टेंट फोर्स एफ एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ए, द वेरिएशन विद टाइम टी of the velocity v for the motion of a is known as is shown as figure 1.2.1। velocity आपको गिवन है, ठीक है, आपके पास यहाँ पर ये जो चीज़ है ये आपने देखना है, इट इज़ 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपके पास कितनी है? इट इज़ 4.2, सही, एट टाइम इज इक्वल टू 0। एंड हाउ मच दैट इज, ये लास्ट वाला हम इसको देख लेते हैं, ये वाली आपके पास कितनी हो गई? 8.8, सही। ये दो बातें हमने देख ली, ऐसी है ना? यस। ओके अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि द मास ऑफ A is 840 grams, which is equals to
84 kg, and calculate the time. Calculate for the time t is equal to 0 to time t is equal to 4 second the change in momentum of A. तो आप change in momentum के लिए क्या करते हैं? Your change in momentum is m into v minus u, is it? तो मैथ से आपका 0.84 यहाँ कन्वर्शन रिक्वायर्ड है. सो फाइनल वेलोसिटी इज 8.8, मैंने इसीलिए पहले वहाँ पे लिख दी थी, और इनिशियल वेलोसिटी इज 4.2. तो कैलकुलेशंस करके दें ज़रा मुझे. ये होगा 3.9. 3.9 which is equals to 4.0 kg मीटर पर सेकेंड. ठीक है. ओके. फिर वो आपसे बोल रहा है कि कैलकुलेट फोर्स. तो अब आपको ये पता है कि एज फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना, क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में आपने मोमेंटम का चेंज कैलकुलेट कर लिया 3.9, और टाइम कितना है उसने बोला है 4 सेकेंड्स. तो 4 माइनस 0 अगर कर लो तो दैट्स फाइन, अदरवाइज आप कर सकते हैं. ज़रा फाइन करिए. पॉइंट ये बल्कि 1.0. सॉरी, 1.0, ऑलमोस्ट 1.0 आपके पास आ जाता है. 1 न्यूटन का फोर्स है, 1.0 न्यूटन कह सकते हैं. अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि आपके पास the force F is removed at time t is equals to 4 second. Object A continues at a constant velocity before colliding with an object B as illustrated in figure. Object B is initially at rest. ये हमारे पास एक कैलकुलेशन है कि ऑब्जेक्ट बी आपका क्या है? इनिशियली एट रेस्ट. ठीक है. द mass of B is 730 ग्राम which is equal to 0.73 kg. ठीक है. And the object A and B join together and have a velocity of this. तो ये sticky collision की एग्जांपल है. By calculation, show that the change in momentum of A and B during the collisions are equal and opposite. तो हमने एक्चुअली ये शो करना है कि आपके पास चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए इज इक्वल एंड अपोजिट टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल बी. सही बात क्लियर हो रही है? Yes, Okay. clear. So the momentum change of one is m into v minus u. तो because that is 1 तो हमने इसको 1 कर लिया, and equal to negative times m2. इसको आप m1 कर लें, ये m2 कर लें. इट इज़ v माइनस u. तो v2 माइनस u2. मैंने ये फॉर्मूला ऐसे लिख दिया. अब अगर आपके पास इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन वैलिड है तो देन इट वुड बी फाइन. आपके पास पहले का मैथ कितना है? 0.84. एंड व्हाट वाज द चेंज? या आपने वैसे मोमेंटम चेंज फाइंड तो किया है. व्हाट वाज इट्स मोमेंटम चेंज? ऊपर कैलकुलेशंस की हैं हमने. दैट वाज 3.9. ठीक है. क्या कैलकुलेशन आई हमारी? 3.9, क्योंकि ये आपके पास था 0.84 इंटू 8.8 माइनस 4.2 इक्वल्स टू माइनस m2 इज 0.73. और अब ये जा रहा है जी कितनी स्पीड से? 4.7 की स्पीड से, और माइनस 0. सही है. यस. Yes. ओके, चेक करिए ज़रा. टुगेदर विद फाइनल वेलोसिटी ना, ये 4 पॉइंट सॉरी 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 ये आपके पास है 4.7, बिकॉज ये आपके पास ना कितनी स्पीड से जा रहा है? 4.7 से फाइनल स्पीड से जा रहा है आफ्टर कोलिजन. और बिफोर कोलिजन उसकी स्पीड कितनी थी? व्हेन इट हिट्स, उसने बोला हुआ कि द फोर्स इज
देन रिमूव्ड, आपने उसको वहां से छोड़ा, एंड दैट कंटिन्यूज विद द सेम कांस्टेंट वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ये जो ऊपर हमारे पास वेलोसिटी थी ना जिससे ये चल रहा था, ये वेलोसिटी थी, यस 8.8 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी से ये निकलेगा और ये कोलाइड करेगा जाके एक दूसरे ब्लॉक के साथ। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन कितनी थी, 8.8, और आफ्टर कोलिजन कितनी होगी, 4.7। तो ये आपके पास 8.8 माइनस 4.7 होगी। इन दोनों को कैलकुलेट करके मुझे जरा आंसर बताओ क्या आ रहा है। हाँ जी, पहले उसका था 0 पहले वाले का क्या 3.4 3.44 का माइनस 3.4 थ्री जीरो ही पॉइंट आता है दोनों। ओके 0.344 नहीं 3.4 3.4 ओके 3.44 और और इसका आ रहा है माइनस 3.44 43। 43, यस ऑलमोस्ट सेम है, तो दैट इज इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, अब आपको इस कैलकुलेशन से ये जस्टिफाई करना है कि एक्सप्लेन हाउ द आंसर ऑब्टेन इन वन सपोर्ट्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कैसे फॉलो करता है, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ आपके पास फोर्स क्या है, एज force of one is equal and opposite to force of two, so the force is rate of change of momentum, ऐसे ही है ना। so the force क्या है, force is rate of change of momentum, rate of change of momentum। तो अगर आप rate of change of momentum को देखेंगे and time of collision is same, time of collision is same, तो अगर आपका टाइम रेट ऑफ कोलिजन सेम है तो आप लिख सकते हो सो delta p of one divided by t is equal and opposite to delta p of 2 divided by t, which shows that force of one is equal and opposite to force of two। ठीक है, क्लियर है बात। ये से क्लियर। फिर करेंगे बाय द रेफरेंस ऑफ द स्पीड v एंड v वी एक्सप्लेन वेदर द कोलिजन इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। तो आपके पास relative approaching velocity and relative separation velocity they must be constant। ठीक है, तो relative separation velocity 0 है, यानी वो सेपरेट हो ही नहीं रहे, बेसिकली दे आर मूविंग इन द सेम स्पीड, तो relative separation 0 है। और relative approaching आपके पास कितनी है, 4.7 minus 0 which was equals to 4.7, so it means 4.7 is not equal to 0, so it is inelastic, it is inelastic। क्लियर बात। जी सर। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है इतना। जी सर। ठीक है, बाकी तुम ओके हो जाओ, फिर इससे आगे हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह कल वाली क्लास में। ठीक है, ओके मेरे बेटा, अल्लाह हाफिज़ थैंक सर। यू, तुमने आज इतना बीमारी की हालत में क्लास अटेंड की यार। कोई नहीं सर। ओके बच्चे, ओके, अल्लाह हाफिज़।